वेलकम बैक एवरीवन। होपिंग यू आर डूइंग ग्रेट। आज से हम अपना एक नया सब्जेक्ट शुरू करने वाले हैं और इस सब्जेक्ट का नाम है क्लास 12th कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ऑल्दो आपने कंपनी के बारे में क्लास 11th में बिजनेस स्टडीज़ में पढ़ चुके हो और आपको कुछ इसके बेसिक कंसेप्ट क्लियर भी होंगे, बट हम कंपनीज अकाउंट में या कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में इसको और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे और इसको हम अकाउंटिंग के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे कि कैसे कंपनी की अकाउंटिंग की जाती है, कैसे कंपनीज में ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती हैं एंड ऑल दैट। चलिए पढ़ते हैं फिर। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि कंपनी का क्या मतलब होता है। कंपनी हमारी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इनकॉर्पोरेट हो रखा है या रजिस्टर्ड हो रखा है अंडर कंपनीज एक्ट 2013 या किसी प्रीवियस कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग। ये डेफिनेशन दी गई है कंपनीज एक्ट 2013 में। इसका मतलब है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो कि कंपनीज एक्ट 2013 या उससे पहले प्रीवियस एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड हो रखा है या इनकॉर्पोरेट हो रखा है तो उसे बोलेंगे हम कंपनी। अब हम एक डेफिनेशन भी देख लेते हैं किसकी, चीफ जस्टिस मार्शल की। इसके अकॉर्डिंग कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल मतलब कि वो लॉ की नज़रों में है सिर्फ पर्सन, वास्तविक नज़रों में या कॉमन इंडिविजुअल उसे देख नहीं सकते क्योंकि वो इनविजिबल है, इंटेंजिबल है एंड एग्जिस्ट ओनली इन द आइज ऑफ लॉ। ऑल्दो हम कंपनी की बिल्डिंग देख सकते हैं बट उसके एसेट्स देख सकते हैं, बट एक्चुअली में हम जो कंपनी होती है उसे तो नहीं देख सकते। वो सिर्फ लॉ की नज़रों में है कि ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है, रियलिटी में वो इनविजिबल होती है और इंटेंजिबल होती है। ये था मीनिंग ऑफ कंपनी। कंपनी हमारी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो कि सिर्फ और सिर्फ किसकी नज़रों में, लॉज की नज़रों में, और नॉर्मल इंडिविजुअल जो एक्चुअल कंपनी है उसे नहीं सीन कर सकता, ऑल्दो ही कैन सी हिज बिल्डिंग, हिज एसेट्स, हिज लाइबिलिटीज एंड ऑल दैट। नाउ वी आर गोइंग टू कवर व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कंपनी। अब जो कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो उसके कुछ फीचर्स होंगे, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। अब हम उनको वन बाय वन पढ़ेंगे। पहला कैरेक्टर है रजिस्ट्रेशन। अब जो भी कंपनी फॉर्म होती है इंडिया में या किसी दूसरी कंट्री में उसका एक प्रॉपर एक्ट होता है, जैसे कि इंडिया में है कंपनीज एक्ट 2013। अगर कंपनीज को फॉर्म करना है या किसी भी टाइप की कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना है तो उसे उस लॉ के अकॉर्डिंग हमें उसे रजिस्टर कराना पड़ता है। और जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जैसे कि आप सब पढ़ चुके होंगे, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, वो हमें सबमिट करने पड़ते हैं रजिस्ट्रार को अलोंग विद द फीस। बट इंडिया में जैसे जो बैंकिंग कंपनीज हैं और इंश्योरेंस कंपनीज हैं इनके सेपरेट एक्ट पास हो रखे हैं पार्लियामेंट में। जो अगर बैंकिंग कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है या इंश्योरेंस कंपनी, जैसे कि आपने सुना होगा LIC, और बैंकिंग में आपने सुना होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इनके लिए सेपरेट एक्ट प्रिपेयर हो रखे हैं। ये उन एक्ट के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड होती हैं, ना कि कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग। और दूसरा फीचर है हमारा सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या है, जो एक कंपनी है और जो उसके शेयर होल्डर हैं। शेयर होल्डर मतलब जो कि उस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, उनकी क्या है, सेपरेट आइडेंटिटी है। कंपनी सेपरेट है और शेयर होल्डर सेपरेट है। मतलब कंपनी अपने नाम पे किसी भी प्रॉपर्टी को परचेज कर सकती है, वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकती है, वो अपने नेम पे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकती है, वो अपने बैंक अकाउंट ओपन करवा सकती है, वो लैंड परचेज कर सकती है। कंपनी अलग है हमारी और शेयर होल्डर अलग है। एंड द नेक्स्ट फीचर इज लिमिटेड लाइबिलिटी। अब आप सब ने जब फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी होंगी क्लास 11th में, आपने उसमें देखा होगा कि सोल प्रोप्राइटर की भी अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ होती है, पार्टनरशिप में भी पार्टनर्स की अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। मतलब कि अगर सोल प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप में कोई लॉस हुआ तो सोल प्रोप्राइटर या पार्टनर्स की अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी बिक सकती है। बट कंपनीज के केस में ऐसा नहीं होता क्योंकि शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटीज़ उसी अमाउंट तक लिमिटेड होती है जितने का उन्होंने शेयर्स परचेज कर रखे हैं शेयर मार्केट से। जैसे कि अगर आपने 100 रुपये का शेयर्स खरीदा है और आपने सिर्फ अभी 20 रुपये पे किए हैं और कंपनी क्या हो जाती है, इंसॉल्वेंट, तो कंपनी सिर्फ आपसे सिर्फ और सिर्फ 80 रुपये की कॉल कर सकती है मैक्सिमम।
सो ये क्या था पॉइंट, ये था लिमिटेड लाइबिलिटी, कि आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड रहेगी टू द अमाउंट ऑफ अनपेड अमाउंट फॉर द शेयर्स। एंड द नेक्स्ट इज परपेचुअल सक्सेशन। अब सोल प्रोप्राइटर में क्या था, अगर ओनर मर गया तो भाई साहब बिजनेस बंद। और पार्टनरशिप में क्या था, अगर पार्टनर्स के बीच में कुछ डिसएग्रीमेंट हो गया सो पार्टनरशिप भी बंद होगी, और फिर नए तरीके से पार्टनरशिप प्रपाउंड होगी और नया एग्रीमेंट प्रिपेयर होगा। बट कंपनी के केस में ऐसा नहीं होता, चाहे मेंबर रहें या मेंबर चेंज होते रहें, बट कंपनी टर्मिनेट नहीं होगी। कंपनी का एंड सिर्फ और सिर्फ लॉ के थ्रू होता है। मतलब अगर कोई भी कंपनी इंसॉल्वेंट होगी तो उसके लिए प्रॉपर लीगल प्रोसीडिंग करनी पड़ेगी इन द ट्रिब्यूनल और इन द अपीलेंट ट्रिब्यूनल। तो कंपनी का जो लाइफ स्पैन होता है वो अनलिमिटेड होता है, क्योंकि चाहे उसमें मेंबर आए या जाएं, बट कंपनी हमारी चलती रहती है। अगर किसी मेंबर की या शेयर होल्डर्स की डेथ हो जाती है, या कोई शेयर होल्डर पागल हो गया जैसे किसी भी वजह से, या वो इंसॉल्वेंट हो गया जो शेयर होल्डर था, बट उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा कंपनी पे, क्योंकि कंपनी का एग्जिस्टेंस सेपरेट है और शेयर होल्डर्स का सेपरेट है। ये दोनों लॉ की नज़रों में अलग अलग पार्टीज हैं। सो मेंबर में कम, मेंबर में गो, बट कंपनी कंटिन्यूज फॉर एवर। एट द नेक्स्ट फीचर इज ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। अब हम कंपनी को दो पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी कर सकते हैं। एक सुना होगा आपने नॉर्मली पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, और दूसरी होती है हमारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज। तो जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं उसमें जो शेयर होल्डर्स हैं, अगर जैसे किसी ने शेयर्स खरीद लिए किसी पब्लिक कंपनी के, तो वो उसे आराम से बेच सकता है थ्रू स्टॉक एक्सचेंज। बट जो पब्लिक कंपनी हो बट जो प्राइवेट कंपनी होती हैं उसमें शेयर्स बेच नहीं सकते। एक बार शेयर्स जिसने परचेज कर लिए वही उनका एक्चुअल ओनर रहता है। तो बट जब ये शेयर्स ट्रांसफ़र किए जाते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी में, तो प्रॉपर प्रोविजंस फॉलो करने पड़ते हैं जो कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखे होते हैं और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखे होते हैं। तो ये था हमारा नेक्स्ट फीचर किसका, कंपनीज का, कि उसमें फैसिलिटी अवेलेबल है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। जैसे कि अगर आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए और आप इन फ्यूचर उससे खुश नहीं हो उस कंपनी से, तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, उसे स्टॉक मार्केट में बेच दो और उससे फ्री हो जाओ उस कंपनी से, और किसी दूसरी और कंपनी में इन्वेस्ट कर लो। एज सिंपल एज दैट। एंड द नेक्स्ट फीचर इज मे सू और बी सूड। अब कंपनी हमने देखी, कंपनी एक सेपरेट पर्सन है लॉ की नज़रों में, और शेयर होल्डर्स अलग हैं। सो कंपनी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो कंपनी के, वो अपने नेम पे एंटर कर सकती है। वो कॉन्ट्रैक्चुअल राइट एनफोर्स कर सकती है दूसरों के अगेंस्ट। मतलब कि अगर उसने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया कि उसे ये चीज़ प्रोड्यूस करनी है, और अगर दूसरी पार्टी मना कर देती है, सो उसे कोर्ट में सू कर सकती है, उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकती है। ऐसे ही कंपनी के अगेंस्ट भी लीगल एक्शन लिया जा सकता है अगर कंपनी कोई किसी तरीके का फ्रॉड करती है या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करती है। तो ये था फीचर किसका, कंपनी का, कि कंपनी को भी सू कर सकते हैं और कंपनी भी दूसरी पार्टीज को सू कर सकती है इन द कोर्ट ऑफ लॉ। एंड नाउ वी आर गोइंग टू कवर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज। तो हम कंपनीज को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटीज, ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स। सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटीज। अब हम कंपनी को तीन टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं लाइबिलिटी के बेस पे। सबसे पहली है हमारी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। वो कंपनी जिसमें मेंबर्स की लाइबिलिटी उसी अमाउंट तक लिमिटेड होती है जो कि क्या होती है, फेस वैल्यू होती है शेयर की या नॉमिनल वैल्यू होती है शेयर की। अगर मेंबर ने पूरा का पूरा अमाउंट पे कर दिया तो उसकी लाइबिलिटी जीरो होगी। बट अगर उसने कुछ अमाउंट अभी पे नहीं किया, जैसे कि कोई शेयर होल्डर है, उसने जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्री का 10 रुपये का शेयर खरीदा, सो उसकी लाइबिलिटी सिर्फ और सिर्फ 10 रुपये तक ही है। अगर फ्यूचर में जैसे कंपनी इंसॉल्वेंट होगी तो कंपनी उससे मैक्सिमम 10 रुपये मंगवा सकती है। बट अगर उसने पूरे के पूरे 10 रुपये पे कर दिए तो उसकी लाइबिलिटी जीरो होगी, क्योंकि वो ऑलरेडी सारा अमाउंट पे कर चुका है। तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स वो कैटेगरी होती है कंपनी की जिसमें मेंबर की लाइबिलिटी सिर्फ और सिर्फ किस तक लिमिटेड होती है, फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। अगर वो पूरी वैल्यू पे कर चुके हैं तो उनकी लाइबिलिटी नल हो चुकी है। बट अगर उन्होंने कुछ पार्ट अभी पे नहीं किया तो कंपनी उनको उसके लिए फोर्स कर सकती है कि वो अमाउंट वो कंपनी को पे करे। एंड द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ
कंपनी इज कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। अब कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जिसमें जो मेंबर होते हैं वो गारंटी देते हैं कंपनी को कि अगर फ्यूचर में कंपनी इंसॉल्वेंट होगी या वाउंड अप होगी तो वो इस एक्सटेंट तक कंट्रीब्यूट करेंगे कंपनी को। जैसे कि किसी शेयर होल्डर ने गारंटी दे दी कि वो जब अगर कंपनी इंसॉल्वेंट होगी तो 5 लाख रुपए पे करेगा, और दूसरे शेयर होल्डर ने गारंटी दी कि वो 10 लाख पे करेगा। तो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में मेंबर्स की लाइबिलिटी उस अमाउंट तक लिमिटेड होती है जितने की उन्होंने गारंटी दी है कंपनी को, और ये लाइबिलिटी तभी अराइज होती है मेंबर्स की जब कंपनी क्या हो, हमारी इंसॉल्वेंट हो रही हो। सो ये थी हमारी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। एंड द नेक्स्ट टाइप ऑफ कंपनीज इज अनलिमिटेड कंपनीज। अब कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जिनकी लाइबिलिटीज अनलिमिटेड होती हैं। अनलिमिटेड मतलब कि अगर कंपनी इंसॉल्वेंट होगी तो भाई साहब मेंबर्स का घर जायदाद प्रॉपर्टी सब कुछ बिक जाएगा। बट जो ये इस टाइप की अनलिमिटेड कंपनीज हैं, इनको कंपनीज एक्ट में कोई रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिली, ना ही इनको कोई स्पेशल बेनिफिट दिया है। सो ये इस टाइप की कंपनीज इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करती। तो इन टाइप की कंपनीज में क्या होता है, अगर कोई कंपनी इंसॉल्वेंट होगी तो मेंबर के अपना घर, उनकी कार, उनकी मोटरसाइकिल सब कुछ बिक जाता है जब तक एक कंपनी के क्रेडिटर्स का अमाउंट पूरा ना पे किया हो। बट कंपनीज एक्ट ने इसको रिकॉग्नाइजेशन नहीं दी, तो इस टाइप की एक भी कंपनी इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करती। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ द कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटीज। And now we are going to cover the types of the company on the basis of the number of members. So इसमें हमने कंपनीज को 3 कैटेगरीज में सेग्रीगेट किया है। पहली हमारी पब्लिक कंपनी, दूसरी हमारी प्राइवेट कंपनी और तीसरी हमारी 1 पर्सन कंपनी। तो अब हम पब्लिक कंपनी को देखेंगे। तो पब्लिक कंपनी हमारी वो कंपनी है जो कि या तो प्राइवेट न हो या प्राइवेट कंपनी की सब्सिडरी ना हो, या जिसमें मैक्सिमम मेंबर्स की कोई लिमिट न हो। मतलब कि जो मैक्सिमम मेंबर हैं वो हमारे अनलिमिटेड होते हैं। ऑल्दो पब्लिक कंपनी फॉर्मुलेट करने के लिए मिनिमम 7 मेंबर्स की ज़रूरत होती है। सो ये थे हमारे किसकी, पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन, कि जो या तो प्राइवेट कंपनी ना हो, प्राइवेट कंपनी की सब्सिडरी ना हो और उसकी कोई मैक्सिमम लिमिट ना हो। सो अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब्सिडरी कंपनी क्या होता है। सो सब्सिडरी कंपनी वो होता है जिस कंपनी की मोर देन 50% शेयर होल्डिंग कोई दूसरी कंपनी ओन करती हो, तो वो दूसरी कंपनी की क्या होगी, सब्सिडरी कंपनी। जैसे हमारे पास कंपनी ए है और एक है हमारे पास कंपनी बी, और कंपनी ए कंपनी बी के मोर देन 50% शेयर्स ओन करती है, तो कंपनी बी क्या होगी, कंपनी बी होगी कंपनी ए की सब्सिडरी कंपनी। तो ये थी हमारी डेफिनेशन पब्लिक कंपनी की। अब हम देखेंगे कि प्राइवेट कंपनी क्या होती है। एक प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें रेस्ट्रिक्ट होता है राइट टू ट्रांसफर इट शेयर्स। मतलब पब्लिक कंपनी में किसी भी तरीके की रेस्ट्रिक्शन नहीं होती शेयर ट्रांसफ़र की, बट जो प्राइवेट कंपनी है उसमें मेंबर्स अपने शेयर्स ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ट्रांसफ़र का मतलब कि वो अपने शेयर्स नहीं बेच सकते थ्रू स्टॉक एक्सचेंज या थ्रू अदर वे। और दूसरा फीचर है प्राइवेट कंपनी में एटलीस्ट 2 पर्सन होने चाहिए, और पब्लिक कंपनी में कितने देखे हमने, मिनिमम 7। और जो प्राइवेट कंपनी है उसकी मैक्सिमम लिमिट है 200 मेंबर्स, और पब्लिक कंपनी की कितनी थी, अनलिमिटेड। और जो इस 200 मेंबर्स की कैलकुलेशन करते हैं हम, इसे कैलकुलेट करने के लिए हम जो उसके एम्प्लॉयज़ हैं उनको कंसीडर नहीं करते। और पब्लिक कंपनी के एंड में जब पब्लिक कंपनी का नाम लिखते हैं तो उसके एंड में लिखते हैं हम लिमिटेड, और प्राइवेट कंपनी के एंड में लिखते हैं हम डॉट पीवीटी लिमिटेड। तो ये थी डेफिनेशन पब्लिक कंपनी की और प्राइवेट कंपनी की। सो अब हम देखेंगे तीसरी टाइप ऑफ कंपनी, और जिसका नाम है 1 पर्सन कंपनी। तो वो कंपनी जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदा होता है उसे बोलते हैं हम 1 पर्सन कंपनी। और जो मेंबर होगा वो क्या होगा, नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन मतलब वो इंडिया का सिटीजन होगा और वो इंडिया का ही रेसिडेंट होगा अगर उसे 1 पर्सन कंपनी फॉर्मुलेट करनी है। और हमारी 1 पर्सन कंपनी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ नहीं परफॉर्म कर सकती। और जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ होती हैं ये कंपनीज एक्ट में मेंशन होती हैं कि कौन सी एक्टिविटीज़ नॉन बैंकिंग है और कौन सी एक्टिविटीज़ हमारी बैंकिंग है। सो
जैसे बैंकिंग एक्टिविटीज़ देखी होगी आपने, जैसे बैंक्स होते हैं और बैंक जो डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, जैसे कि विड्रॉल ऑफ कैश, लोन्स, डिपॉजिट्स, ये होती है हमारी बैंकिंग एक्टिविटीज़। और नॉन बैंकिंग एक्टिविटीज़ होती हैं हमारी, जैसे कि इंश्योरेंस हो गया, जैसे फायर इंश्योरेंस, वेयर हाउस इंश्योरेंस, फिडेलिटी इंश्योरेंस। तो ये आती है हमारी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़। और तीसरा पॉइंट है, जो 1% कंपनी है उसकी शेयर कैपिटल 50 लाख से ज़्यादा नहीं हो सकती, बट पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी में ऐसा कोई भी प्रोविज़न नहीं है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, जो उसका एवरेज एनुअल टर्नओवर होगा पिछले 3 साल का, वो 2 करोड़ से एग्जिस्ट नहीं करेगा। एग्जिस्ट का मतलब कि वो 2 करोड़ को ओवरकम नहीं करेगा या उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर इनमें से कोई सा भी प्रोविज़न वॉयलेट हो गया तो उसे हम 1% कंपनी की बेनिफिट नहीं मिलेंगे और वो 1% कंपनी की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं होगा और उसे हम नॉर्मल प्राइवेट कंपनी में कंसीडर करेंगे। तो ये थी हमारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनी, जो कि हमने देखी लाइबिलिटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से और नंबर ऑफ मेंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम देखेंगे शेयर कैपिटल। आप कब से देख रहे होगे कि ये वर्ड बार बार रिपीट हुए जा रहा। अब हम इस वर्ड की डेफिनेशन देखेंगे और इसका एक्चुअली में मीनिंग क्या होता है। क्योंकि अब वो आर्टिफिशियल पर्सन है, वो अपने आप से तो कोई पैसे की अरेंजमेंट कर नहीं सकता, उसे डिफरेंट डिफरेंट पर्सन से बोरो करना पड़ेगा और जिन पर्सन से वो बोरो करेगा उनको बोलते हैं हम शेयर होल्डर्स। और जिस अमाउंट को वो बोरो करेगा या जो शेयर होल्डर जो अमाउंट कंट्रीब्यूट करेंगे उसे बोलते हैं हम शेयर कैपिटल। जैसे कि अब तक हमने देखा कि पिछले एग्जाम्पल में, जैसे किसी शेयर होल्डर ने 10 रुपये इन्वेस्ट किए हैं, किसी ने 100 और किसी ने 1000, तो ये है हमारी शेयर कैपिटल। सो नाउ वी आर गोइंग टू कवर द टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। पहली टाइप है ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल का मतलब होता है मैक्सिमम कैपिटल, जो कि एक कंपनी ऑथोराइज है टू इशू टू द पब्लिक। मतलब कि जैसे आपने देखा होगा क्लास 11th में, जब कंपनी की इनकॉर्पोरेशन होती है तो हम उसमें 2 डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करते हैं। एक होता है हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और एक होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो अमाउंट शो रखा होता है एज अ कैपिटल कि ये मैक्सिमम अमाउंट है, इससे ज़्यादा एक कंपनी इशू नहीं करेगी, वो होता है हमारा ऑथोराइज्ड कैपिटल। और कोई भी कंपनी जो उसकी मेमोरेंडम में शो हो रखा है उससे ज़्यादा इशू नहीं कर सकती। और ऑथोराइज्ड कैपिटल का दूसरा नाम क्या है, नॉमिनल कैपिटल और रजिस्टर्ड कैपिटल। बट ये नहीं है कि जो हमने एक बार मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिख दिया कि कंपनी मैक्सिमम और मैक्सिमम सिर्फ जैसे कि 10 करोड़ की कैपिटल इशू कर सकती है या 10 करोड़ ही बोरो कर सकती है शेयर होल्डर से। बट फ्यूचर में अब उसकी कंपनी की ग्रोथ इतनी ज़्यादा होगी कि वो 10 करोड़ तो उसके लिए कुछ भी नहीं है, तो हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। और ये बहुत आसानी से चेंज हो सकता है बाय इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग एज पर द प्रोसीजर लेड डाउन इन द कंपनीज एक्ट। ये थी हमारी ऑथोराइज्ड कैपिटल, जिसका मतलब था कि मैक्सिमम कैपिटल जो कि एक कंपनी बोरो कर सकती है फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर। एंड द नेक्स्ट टर्म इज इशूड कैपिटल। अब ऑथोराइज्ड कैपिटल का कुछ पोर्शन जो कि एक्चुअली में पब्लिक को इशू किया गया है फॉर सब्सक्रिप्शन, ताकि वो सब्सक्राइब करें उसके शेयर्स, वो होती है हमारी इशूड कैपिटल। और जब हम इशूड कैपिटल को कैलकुलेट करते हैं, उसमें हम जो शेयर्स हमने वेंडर्स को इशू किए हैं और जो हमने नॉर्मल पब्लिक को इशू किए हैं, हम दोनों कंसीडर करते हैं। हमने ऑथोराइज्ड कैपिटल देखी। ऑथोराइज्ड कैपिटल का एक पोर्शन जो कि पब्लिक को इशू किया है उसे बोल लेंगे हम इशूड कैपिटल, और जो पोर्शन हमने पब्लिक को इशू नहीं किया फॉर सब्सक्रिप्शन उसे हम सिंपली बोल लेंगे अनइशूड कैपिटल। एंड द नेक्स्ट टर्म इज सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब इशूड कैपिटल का ही वो पोर्शन जो कि पब्लिक ने एक्चुअली में सब्सक्राइब किया है उसे बोलते हैं हम सब्सक्राइब्ड कैपिटल। इट मे बी नोटेड दैट सब्सक्राइब्ड कैपिटल मे बी इक्वल और लेस देन द इशूड कैपिटल। मतलब कि जैसे हमारी कैपिटल तो थी जैसे ऑथोराइज 10 करोड़ की, बट हमने इशू की सिर्फ 8 करोड़ की और पब्लिक ने सिर्फ सब्सक्राइब की 7 करोड़ की। तो ये डिफरेंट हो सकती है और सब्सक्राइब्ड कैपिटल इशूड कैपिटल के इक्वल भी हो सकती है
और उससे कम भी हो सकती है, बट ये इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि सब्सक्राइब किस में से करते हैं। अब कोई भी बंदा मैक्सिमम उतना ही सब्सक्राइब कर सकता है जितना कि कंपनी ने इशू किया है फॉर सब्सक्रिप्शन। So subscribed capital is a part of the issued capital. So the next term is called up capital. अब तक हमने देखा ऑथोराइज्ड कैपिटल क्या होती है और उसका पोर्शन इशूड कैपिटल, और फिर उसका भी सब पोर्शन था सब्सक्राइब्ड कैपिटल, और सब्सक्राइब्ड कैपिटल का ही एक सब पोर्शन है कॉल्ड अप कैपिटल। मतलब वो पार्ट किसका, सब्सक्राइब्ड कैपिटल का, जो कि एक कंपनी ने एक्चुअली मंगवाया है शेयर होल्डर से टू पे द कंपनी, वो होता है हमारा कॉल्ड अप कैपिटल। अब हम इसको नॉर्मली एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे कि एक कंपनी ने शेयर इशू किए कितने के, 10 रुपए के, बट कंपनी ने सिर्फ 7 रुपए मंगवाए हैं। तो इस सिनेरियो में जो 7 रुपए हैं वो क्या होंगी, हमारी कॉल्ड अप कैपिटल, और जो इशूड अमाउंट है वो कितने का है, 10 रुपए का। तो जो रिमेनिंग पोर्शन है 3 रुपए, वो कंपनी कभी भी मंगवा सकती है जब कंपनी को लगेगा कि उसको इस टाइम इस फंड की ज़रूरत है टू एक्सपेंड इट्स प्रोजेक्ट, या टू कंस्ट्रक्ट इट्स बिल्डिंग, या और किसी पर्पस के लिए। तो कॉल्ड अप कैपिटल हमारा सब्सक्राइब्ड कैपिटल का ही एक सब पार्ट होता है। एंड द नेक्स्ट टर्म इज पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल हमारा कॉल्ड अप कैपिटल का वो पोर्शन है जो कि शेयर होल्डर्स ने एक्चुअली में पे किया है। अब जैसे कंपनी ने तो 10 रुपए मंगवाए हैं, बट शेयर होल्डर ने सिर्फ और सिर्फ 5 रुपए पे किए। सो जो हमारे 5 रुपए हैं वही हमारे पेड अप कैपिटल होगा, और जो 5 रुपए शेयर होल्डर्स ने अभी पे नहीं किए वो होते हैं हमारे कॉल्स इन एरियर। और अगर हमें पेड अप कैपिटल निकालनी है तो हम कॉल्ड अप कैपिटल में से जितना शेयर होल्डर्स ने नॉर्मली पे नहीं किया उसे माइनस कर देंगे, और हमारी पेड अप कैपिटल नॉर्मली कैलकुलेट हो जाएगी। एंड द नेक्स्ट टर्म इज अनकॉल्ड कैपिटल। ये वो पोर्शन होता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल का जो कि एक कंपनी ने अभी कॉल नहीं किया, मतलब कि शेयर होल्डर को अभी बोला नहीं कि अभी तुम ये अमाउंट पे करो, और इस अमाउंट को कंपनी फ्यूचर में मंगवाएगी फॉर द एक्सपेंशन ऑफ इट्स प्रोजेक्ट्स एंड फॉर द पेमेंट ऑफ सैलरी एंड सो मैनी पर्पसेस। सो वो होता है हमारी अनकॉल्ड कैपिटल। एंड द नेक्स्ट टाइप ऑफ कैपिटल इज रिजर्व्ड कैपिटल। रिजर्व कैपिटल वो पोर्शन होता है अनकॉल्ड कैपिटल का जो कि एक कंपनी सिर्फ तब मंगवाती है जब वो वाइंड अप हो रही हो या वो इंसॉल्वेंट हो गई हो। मतलब कि अनकॉल्ड कैपिटल का कुछ पोर्शन कंपनी उस टाइम के लिए रिजर्व रखती है जब कंपनी का दिवालिया निकलेगा, वो तभी और तभी उसको कॉल करती हैं, अदरवाइज वो उसको एज अ रिजर्व में ही रखती हैं। तो उस पोर्शन को हम बोलते हैं रिजर्व कैपिटल। सो अब हम इसको डायग्रामेटिकली देखेंगे ताकि हम इन टर्म्स को एक डायग्राम के रूप में समझ सकें और इसको बहुत आसान तरीके से समझ सकें कि इनका मतलब क्या होता है। जैसे कि सबसे पहले हमने देखी ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल का मतलब होता है मैक्सिमम कैपिटल जो कि एक कंपनी ऑथोराइज्ड है टू इशू। जैसे कि अगर हम एग्जांपल ले लें कि एक कंपनी सिर्फ और सिर्फ 1 करोड़ मैक्सिमम अमाउंट है जो कि वो इशू कर सकती है, तो वो होती है हमारी ऑथोराइज्ड कैपिटल। अब इसके ही दो सब पार्ट देखे हमने, एक था इशूड और दूसरा था अनइशूड। इशूड कैपिटल वो कैपिटल है ऑथोराइज्ड पार्ट का जो कि पब्लिक को एक्चुअली इशू किया है ताकि वो उसे सब्सक्राइब करे, और अनइशूड कैपिटल जो कि इशू नहीं किया, बचे हुए पोर्शन को हम बोलते हैं अनइशूड कैपिटल। जैसे कि 1 करोड़ में से सिर्फ 80 लाख इशू की है शेयर होल्डर्स को ताकि वो उसे सब्सक्राइब करें, और 20 लाख हमने इशू नहीं की, उसे बोल लेंगे हम नॉर्मली अनइशूड कैपिटल। और इशूड कैपिटल का ही एक पार्ट होता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल और दूसरा पार्ट होता है सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल। सो सब्सक्राइब जैसे कि 80 लाख इशूड कैपिटल है, 80 लाख में से सिर्फ पब्लिक ने 60 लाख सब्सक्राइब करी है, तो जो 20 लाख है हमारी वो क्या हो जाएगी, फर्दर वो हो जाएगी अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब सब्सक्राइब्ड कैपिटल के भी दो पार्ट होते हैं, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड एंड सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड। मतलब कि जैसे कुछ पोर्शन ऐसा होता है जिसके लिए कंपनी ने जितना अमाउंट कॉल किया शेयर होल्डर्स ने पे कर दिया। जैसे कि कंपनी ने हर शेयर पे 10 रुपये मंगवाए और हर शेयर होल्डर ने 10 के 10 रुपये पे कर दिए, तो वो होता है हमारा सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड।
और सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड का मतलब होता है कि जैसे कंपनी ने तो मंगवाए 10 रुपये, बट शेयर होल्डर्स ने पूरा अमाउंट नहीं पे किया। जैसे किसी ने 7 पे कर दिया, किसी ने 8 पे कर दिया, किसी ने 2 रुपये पे कर दिया। तो बचा हुआ पोर्शन होगा वो क्या होता है हमारा कॉल्स इन एरियर। तो ये थी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपिटल और इसकी अंडरस्टैंडिंग मस्ट है बिफोर डूइंग एनी प्रैक्टिकल क्वेश्चन। सो द होमवर्क फॉर द टुडे इज टू रिवाइज these terms and clarify your doubts. If you have any doubt, you can ask me in the comment section. And that's all for today. Thank you.